हेलो स्टूडेंट, आप लोग घर पे हैं और पढ़ाई बिल्कुल कर रहे होंगे। लॉकडाउन में अप्रैल और मई में ऑनलाइन क्लास जो चले थे, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग जैसे जुड़े भी हैं और बहुत सारे बच्चे फ़ोन करके भी क्वेश्चन पूछे, उनको बताया गया। अकाउंट की कुछ चीज़ें हमने आप लोगों को बता दिया था कि कुछ उसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ें दी गई थी कि आप उसको तब तक अभ्यास करिए। अभी जो हम फिर से शुरू से अकाउंट की पढ़ाई करने जा रहे हैं और अकाउंट का जो फर्स्ट लेसन है वो है पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी खाते, इसको बोलते हैं साझेदारी खाते। अब साझेदारी खाते क्या है? साझेदारी जैसा कि नाम से आप लोग जानते हैं, साझेदारी का मतलब क्या होता है? जब दो या दो से अधिक लोग साझे में मिल करके काम करते हैं उसे साझेदारी कहते हैं। साझा करके काम करने को साझेदारी करते हैं। और साझेदारी जो है वो भारत ही नहीं, दुनिया के लगभग सभी देशों में एक संस्था के रूप में, साझेदारी के रूप में लोग काम करते हैं। क्योंकि एकाकी व्यापार में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक व्यक्ति बिजनेस करता है और उसका ओनर रहता है, ओवरऑल उसका मालिक रहता है, उसके जो प्रॉफिट होते हैं, जो लॉस होते हैं, अकेला वो उसे वहन करता है। साझेदारी में क्या होता है कि जब व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, उसके पास पैसे कम पड़ते हैं, तो अपने किसी मित्र को अपने साथ मिला लेता है, साझे में व्यापार करना शुरू कर देता है, जिसे हम साझेदारी कहते हैं। साझेदारी इसलिए की जाती है कि साझेदारी करने में जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो पैसों की ज़रूरत पड़ती है, जो पूंजी होती है, वो अधिक से अधिक एकत्रित हो जाती है, अधिक से अधिक पूंजी लगाई जा सकती है साझेदारी में। तो जो पहला लेसन हमारा है वो है साझेदारी खाते। साझेदारी खाते में कई स्टेप हैं, तो साझेदारी खाते हम इसको अभी पढ़ेंगे फर्स्ट स्टेप। साझेदारी खाते फर्स्ट स्टेप में क्या है? साझेदारी का मतलब, उसका परिचय, उसकी जो विशेषताएं हैं, तो ये है साझेदारी। दुनिया के लगभग सभी देशों में साझेदारी को गवर्न करने के लिए कुछ नियम कानून वहाँ की सरकार बना चुकी है। भारत में भी साझेदारी कैसे की जाएगी, साझेदारों के क्या दायित्व होंगे, साझेदारों के क्या कर्तव्य होंगे, साझेदार क्या कर सकता है, और अगर कोई गड़बड़ी होती है तो क्या कार्रवाई होती है, इसके लिए भारत में भी भारत सरकार ने एक कानून बनाया। और ये कानून बना था साझेदारी अधिनियम 1932 में। कब बना था? साझेदारी अधिनियम 1932। याद रखिएगा इसे आप लोग, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि साझेदारी एक्ट कब पारित हुआ था। ये एक क्वेश्चन जरूर इससे बनेगा कि साझेदारी कब बना था। तो साझेदारी अधिनियम 1932 में पारित हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको बनाया, जो आज भी चलता है। और साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार, धारा 4 के अनुसार साझेदारी को परिभाषित किया गया है। क्या हुआ है? धारा 4 में साझेदारी की परिभाषा दी गई है। अब परिभाषा क्या है मैं बोल रहा हूं, आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा और इसे हर हाल में लिख लीजिएगा। साझेदारी की परिभाषा क्या है? साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे कारोबार के लाभ को परस्पर बांटने के लिए सहमत हुए हैं, जो कि साझेदारों द्वारा, सबकी ओर से, या उन सबके द्वारा, या किसी एक के द्वारा संचालित की जाती है। कहने का मतलब है कि साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक समूह है जो इच्छा से एकत्रित हुए हैं किसी ऐसे कार्य को करने के लिए जिस कार्य के बदले जो लाभ होगा। याद रखिएगा, इसमें लाभ होना जरूरी है। साझेदारी अधिनियम में साझेदारी सिद्ध करने के लिए कारोबार में लाभ निहित है, अगर लाभ नहीं है तो साझेदारी नहीं है। तो साझेदार दो या दो से अधिक व्यक्ति, साझेदार कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? कम से कम 2, और अधिक के लिए भी संख्या निर्धारित की गई है। लेकिन ये जो अधिक की संख्या है, अभी कंपनी अधिनियम 1913 में जो अभी भारतीय संसद ने जो पारित किया है, कंपनी अधिनियम, इंडियन कंपनी एक्ट 2013,
जिसमें इसकी संख्या को कुछ बढ़ा दिया गया है। तो जैसे पहले था कि अगर बैंकिंग व्यवसाय है तो अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं, अगर बैंकिंग व्यवसाय नहीं है, दूसरा व्यवसाय है, तो 20 सदस्य काम कर सकते हैं एक साथ। तो कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए। ये सदस्य किसी ऐसे कारोबार को करेंगे जिससे जो लाभ होगा उसे आपस में बांटेंगे। अब लाभ का बंटवारा वो बराबर भी कर सकते हैं, कम बेसी भी कर सकते हैं, यानी कि कोई एक साझेदार अधिक पैसा ले सकता है, कोई एक साझेदार अधिक कम पैसा लेगा। उनका दायित्व अलग निर्धारित किया जाता है। तो ये चीजें हैं साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार। साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो ऐसे कारोबार के लाभ को आपस में बांटने के लिए सहमत हैं, जो सबके द्वारा या सबकी ओर से किसी एक व्यक्ति द्वारा संचालित किया जाता है। इस परिभाषा को आप जरूर लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे। ये साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत साझेदारी को जो परिभाषित किया गया है। अब हम बात करते हैं कि साझेदारी की विशेषताएं। आइए अब हम साझेदारी की विशेषताएं पढ़ लेते हैं। क्या है ये विशेषताएं हैं। जो इसकी सबसे पहली विशेषता है वो क्या है? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। पहली विशेषता क्या है? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। इसका साझेदारी का एक सबसे बड़ा लक्षण है कि कोई भी कारोबार जिसमें 2 सदस्य कम से कम हो, अधिक व्यक्ति हो सकते हैं। तो साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्ति हो सकते हैं। जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि साझेदारी में पहले 10 और 20 सदस्य होते थे। बैंकिंग व्यवसाय है तो 10 सदस्य, नहीं तो 20 सदस्य हो सकते थे। लेकिन जो भारतीय कंपनी अधिनियम जो 1913 बना, जो 2014 में पारित हुआ, उसके तहत संख्या बढ़ा करके 50 कर दी गई। ठीक है। तो दूसरा क्या है? अनुबंध द्वारा संबंध स्थापित होना। दूसरा क्या है? अनुबंध द्वारा संबंध। अनुबंध द्वारा संबंध यानी कि जो उनके बीच जो संबंध है, जो सदस्य हैं काम कर रहे हैं, उनके बीच जो संबंध है वो अनौपचारिक संबंध नहीं है, औपचारिक संबंध है। दोनों ने आपसी में अनुबंध किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम काम करेंगे मिलकर के। तो इसके तहत संबंध बना है उनके बीच में। ऐसा कोई नहीं है कि ये संबंध लिखित भी हो सकता है। ये जो अनुबंध है ये लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि कोई ज़रूरी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट स्टैम्प पेपर पे लिखा गया हो, लिखा भी जा सकता है और नहीं भी लिखा जा सकता है। और तीसरा है वैध कारोबार का होना। वैध कारोबार का होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है, वैध कारोबार का लक्षण, क्योंकि वैध कारोबार का होना यानी कि अगर 2 व्यक्ति आपस में सहमति से काम कर रहे हैं, अनुबंध भी कर लिए हैं और वैध व्यापार कर रहे हैं, तभी वो साझेदारी है। अगर वो अवैध इल्लीगल काम करना शुरू कर देते हैं मिल करके, तो वो भारतीय कंपनी अधिनियम या भारतीय साझेदारी अधिनियम या किसी भी कानून के तहत साझेदारी नहीं माना जाएगा। इसलिए जो वो काम कर रहे हैं वो वैध हो, लीगल काम कर रहे हो। ऐसा ना हो कि वो काम इल्लीगल हो। अगर इल्लीगल काम होता है तो वो साझेदारी नहीं माना जाएगा। इस बात को आप लिख लीजिएगा। तीसरा है उद्देश्य जो है वो लाभार्जन एवं लाभ का बांटना। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य लाभार्जन यानी कि लाभ कमाना और बांटना। अगर मान लीजिए कि वो काम मिलके कर रहे हैं, अनुबंध भी बना लिए हैं, कारोबार भी उनका वैध है, लेकिन उनका काम लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं है। जैसे वो अगर लागत लगा करके 2000 रुपए की लागत से कोई चीज़ तैयार किए हैं और उसे 2000 में ही दे रहे हैं, तो वो क्या है? वो लाभ नहीं कमा रहे हैं। वो धर्मार्थ संस्थाएं आती हैं, आगे चल करके आप लोग पढ़ेंगे, वो क्या, वो ट्रस्ट के तहत धर्म का कार्य कर रहे हैं ना।
वो जैसे कि बना लिए, खाना बना लिए 10 रुपये पीस का, अगर उनका एक थाली का खाना 10 रुपये का बन रहा है तो उसे 10 रुपये में ही किसी को खिला रहे हैं, उससे लाभ नहीं कमा रहे हैं, तो ये उनका धर्मार्थ काम हो गया। इसमें एक बहुत ज़रूरी है, उसका उद्देश्य लाभ कमाना और लाभ को आपस में बांटना भी होना चाहिए। और अगला जो इसकी विशेषता है वो है साझेदारी व्यवसाय का संचालन। इस व्यवसाय का क्या है? संचालन। व्यवसाय का संचालन, यानी कि इसको संचालित किया जा रहा हो, ऐसा ना हो कि जो जैसे मन करे वो काम करता रहे। एक गाइडलाइन होती है, उस गाइडलाइन के तहत ही काम उसमें हो सकता है। और इसके बाद क्या है, एक सबसे बड़ी भारतीय साझेदारी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, और किसी भी साझेदारी की सबसे बड़ी विशेषता है, वो आप नोट कर लीजिएगा, असीमित दायित्व। क्या है? असीमित दायित्व। असीमित दायित्व क्या होता है? असीमित, मैंने ऐसे ये जो लिखा है असीमित दायित्व। असीमित दायित्व का मतलब है कि जो साझेदार है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज है उनकी जो लायबिलिटीज है, उनका जो दायित्व है वो उसकी लिमिट नहीं है, वो अनलिमिट है। यानी कि अगर साझेदारी में घाटा लगता है, नुकसान होता है, हानि होती है, तो इनको साझेदारों को अपने घर से अपनी निजी संपत्ति को भी लगाना पड़ सकता है। यह है असीमित दायित्व का मतलब। इनका जो दायित्व है वो सीमित नहीं है कि जितना पैसा व्यापार में लगाए वही डूबेगा तो कितना उतना ही डूबेगा, नहीं। अगर डूबता है तो उनको अपने घर से भी पूंजी उसमें लगानी पड़ेगी। ये है असीमित दायित्व का मतलब। और उसके बाद क्या है, प्रत्येक साझेदार क्या है, प्रत्येक साझेदार जो है, ये 7वां नंबर है। प्रत्येक साझेदार स्वामी भी होता है, स्वामी एवं प्रतिनिधि। क्या होता है, जितने साझेदार उसमें काम कर रहे हैं वो हर साझेदार उस साझेदारी फर्म का मालिक भी है और उस साझेदार का साझेदारी फर्म का एजेंट भी है। ये भी एक उसकी विशेषता है। और हित हस्तांतरण भी इसकी विशेषता है। क्या है? हित हस्तांतरण। 8वां नंबर देख लीजिए, हित हस्तांतरण का मतलब क्या हो गया? अगर कोई भी साझेदार चाहता है तो अपना शेयर, अपना लाभ या हानि किसी दूसरे को हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफर कर सकता है, दे सकता है। ये 8 विशेषताएं महत्वपूर्ण हैं। इन 8 विशेषताओं को आप लोग पढ़िए और इसका नोट्स बनाइए। अगर कुछ आपको ना समझ में आया तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके कमेंट करके उसे ज़रूर पूछिएगा। बाकी का क्लास आपको आगे बताया जाएगा। साझेदारी